प्रबंधन में आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण। देखो लास्ट टॉपिक में हमने संगठन को देखा था, फिर उसमें नियोजन को देखा था, उसी से रिलेटेड है नियंत्रण। अब देखो साधारण अर्थ में हम नियंत्रण का मतलब क्या समझते हैं? अंग्रेजी में भी कंट्रोल है, नियंत्रित करना, किसी पे कंट्रोल करना कहते हैं, किसी को अपना जिसको कहना चाहिए कि काम कराना है उसको आदेश देते हैं, वो आपके आदेश अनुसार काम करता है। तो मतलब हम सामान्य अर्थों में कंट्रोल शब्द जो यूज करते हैं वही नियंत्रण है। लेकिन जब प्रबंधन में नियंत्रण शब्द का यूज किया जाता है तो इस नियंत्रण का मतलब होता है कि ये नियंत्रण एक प्रोसेस है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या हो रहा है, अर्थात जो संगठन है उस संगठन में क्या काम किया जा रहा है, लक्ष्य के अनुरूप काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसका सुधार करना। यह साधारण प्रबंधन में नियंत्रण शब्द का जो उपयोग किया जाता है कि यह चेक करना कि संगठन के अंदर क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसमें सुधार करना, इसी को कह रहे हैं नियंत्रण। अब देखो अलग अलग परिभाषाएं हैं इसमें। सबसे पहले कून्स तथा ओडोनल की परिभाषा है, और देखो परिभाषा में कुछ शब्द हैं जो अभी अपन नियंत्रण को पढ़ेंगे पूरा, जब अपन नियंत्रण को पढ़ेंगे तो पूरी चीज क्लियर होगी। जैसे कून्स तथा ओडोनल ने क्या परिभाषा दी है कि वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों के विचलन का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या पता लगाया जाता है, वास्तविक प्रगति और निर्धारित प्रमापों के विचलनों का पता लगाया जाता है। देखो ये एक लाइन है, वास्तविक प्रगति, निर्धारित प्रमापों और विचलनों का पता लगाया जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, वास्तविक प्रगति मतलब कितना कार्य हुआ है, निर्धारित प्रमाप मतलब क्या लक्ष्य बनाया गया था, और विचलन मतलब कितना अंतर आया है। जैसे वास्तविक प्रगति है कि आपने 5 यूनिट का उत्पादन किया और निर्धारित प्रमाप कितने थे, 10 यूनिट, तो अंतर कितना आया, 5 यूनिट का, तो वही है विचलन। तो देखो कून्स तथा ओडोनल क्या परिभाषित करते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों के विचलनों का पता लगाया जाता है। वही जो हमारा वास्तविक लक्ष्य था और जितना हमने उत्पादन किया है उन दोनों के बीच अंतर कितना, विचलन, तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। कि भाई देखो 10 यूनिट हमारा निर्धारित प्रमाप था, निर्धारित लक्ष्य था, और वास्तविक कितना हुआ, 5 यूनिट, तो जो अंतर आया वो कितना आया, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की कमी हो रही है, तो उसमें हमको क्या है, सुधार की कार्रवाई करना, कि इस विचलन को, ये जो 5 यूनिट का विचलन आया है इसको कम कैसे किया जाए, इसमें सुधार करना। ये कौन कह रहा है, कून्स तथा ओडोनेल। फिर देखो फिलिप कोटलर क्या परिभाषित करते हैं कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। देखो ये भी लगभग वही बात कह रहे हैं, जो ऊपर जो परिभाषा है बस शब्दों की हेरफेरी है। वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाया जाता है। ये देखो हमारा इच्छित परिणाम कितने थे, 10 यूनिट, और वास्तविक परिणाम कितने हैं, 5 यूनिट। तो नियंत्रण में क्या किया जाता है, ये जो वास्तविक है इसको इच्छित के नजदीक लाया जाएगा। मतलब 5 यूनिट उत्पादन हो रहा है, उसको कैसे भी करके 10 यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। तो देखो फिलिप कोटलर की भी वही बात कह रहा है, बस शब्द बदल गए हैं कि वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। फिर ब्रेंच क्या परिभाषित करते हैं कि ये जो नियंत्रण है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान प्रगति एवं संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से करना तथा इन अनुभवों को अपेक्षित क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु संचयन करना। ये भी वही बात कह रहा है, बस शब्द बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं कि वर्तमान प्रगति, संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करना, कि हमारा जो वर्तमान उत्पादन है वो संतोषजनक होना चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट रखा था उसके नजदीक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान प्रगति एवं संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से करना। वही वर्तमान 5 यूनिट है और पूर्व निर्धारित 10 यूनिट है, तो इसकी तुलना करना, और वही इसमें अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन करना, वही सुधार के लिए कुछ सलाह देना। तो ये ब्रेंच कह रहा है। फिर टेरी की क्या परिभाषा है, टेरी कहता है कि ये जो नियंत्रण है
नियंत्रण के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है, नियंत्रण के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है, या नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और आवश्यकता तो देखो वही बात है, क्या किया जा रहा है, निष्पादन का मूल्यांकन मतलब जो अपना रिजल्ट है उसका मूल्यांकन करना कि 5 यूनिट आ रहा है तो वास्तविक लक्ष्य 10 यूनिट था तो 5 ही क्यों आ रहा है, उसका लगातार मूल्यांकन करना और आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना। तो देखो ये नियंत्रण की अलग अलग लोगों की परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर चीज एक ही कह रहे हैं लेकिन शब्दों का हेरफेर है, तो बस शब्दों के आधार पर ही आपको परिभाषा याद रखना है कि कौन क्या कह रहा है। भाई फिलिप कोटलर क्या कह रहा है कि वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के पास ले जाना है। ओडोनल और कून्स क्या कह रहे हैं, वास्तविक प्रगति और निर्धारित प्रगति के विचलनों का पता लगाना है और उसमें सुधार करना है। फिर ब्रेंच क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रगति संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से करना, यह तुलना की बात कर रहा है। और टेरी की परिभाषा भी है कि क्या किया जा रहा है, नियंत्रण यह बताता है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन और आवश्यक हो तो सुधार करना। ठीक है ना। तो देखो ये नियंत्रण की अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन नियंत्रण का सामान्य सा अर्थ यही है कि आपका जो संगठन है उस संगठन में क्या हो रहा है इसका पता लगाना, और जो हो रहा है वो हमारे वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्ति करने में कितना सहायक है। हमारा जो मतलब हमने जो नियोजन किया था कि नियोजन के तहत हमने एक लक्ष्य बनाया था कि इतना उत्पादन करेंगे, वो उतना उत्पादन हो रहा है या नहीं, इसी को देख रेख करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। फिर इसमें है नियंत्रण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नियंत्रण की प्रकृति एवं विशेषताएं, प्रकृति एवं विशेषताएं, प्रकृति एवं विशेषताएं। तो देखो प्रकृति एवं विशेषताओं के तहत एक सबसे पहला पॉइंट ये बताएंगे कि नियंत्रण एक प्रभावी प्रणाली है, नियंत्रण एक प्रभावी प्रणाली है। नियंत्रण एक प्रभावी प्रणाली है। प्रभावी प्रणाली से कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो नियंत्रण है ये संगठन में एक इफेक्ट उत्पन्न करती है। इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो संपूर्ण आपका संगठन है वो संगठन एक सही ढंग से काम कर सके, सही ढंग से काम हो सके, उत्पादन जो टारगेट बनाया गया है उसी के अनुरूप हो सके, तो ये क्या कह रहे हैं, नियंत्रण एक प्रभावी प्रणाली है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि यह योजना का आधार होती है, यह योजना का आधार होता है, यह योजना का आधार होता है। ठीक है ना। मतलब देखो हमने नियोजन पढ़ा था, नियोजन के तहत क्या दिखा था कि हम एक प्लान बनाते हैं। अब वो प्लान बनाने के बाद प्लान के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, नियंत्रण से। भाई हमने जो प्लान बनाया था कि हम साल भर में या महीने भर में इतना उत्पादन करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि महीने के 30वें दिन जाके देखेंगे कि कितना उत्पादन हो रहा है, डेली देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि योजना का आधार है, बिना नियंत्रण के कभी कोई योजना सफल नहीं हो सकती, ये बताना चाह रहे हैं। फिर तीसरा बता सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रणाली है, सार्वभौमिक प्रणाली है। नियंत्रण प्रबंधन की एक सार्वभौमिक प्रणाली, सार्वभौमिक प्रणाली मतलब क्या है, यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू होती है, सभी स्तरों पर लागू। सभी स्तर मतलब समझ रहे हैं ना, प्रबंधन हमने देखा था उच्च स्तरीय प्रबंधन के स्तर थे ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। तो प्रबंधन का कोई भी स्तर हो उसमें ये लागू होती है। प्रबंधन का कोई भी चरण हो, उत्पादन हो, विक्रय हो, विपणन हो, कोई भी हो, सब जगह ये लागू होती है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ये एक सार्वभौमिक प्रणाली है। फिर यह क्या, एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार नियंत्रण कर दिया बात खत्म हो गई, आपको 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगी। यदि आपने नियंत्रण में जरा ढील दी तो आपका उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, आपका जो लक्ष्य है वो उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये भी एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। और ये जो नियंत्रण है ये प्रबंधन का प्रधान कार्य है, प्रबंधन का प्रधान कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ
मैनेजमेंट या मैनेजर। भाई प्रबंधक मैनेजर लोग करते क्या है, उत्पादन तो मजदूर करता है, सुपरवाइजर उस पर निगरानी कर रहा है, लेकिन पूरे तंत्र को निगरानी रखने की जिम्मेदारी है किसकी, प्रबंधन की। क्योंकि यदि कोई संगठन ढंग से काम नहीं करता है तो किस पे उंगली उठाई जाती है, उसके प्रबंधक पे, क्योंकि ये प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से पूरे संगठन में नियंत्रण रखे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का या मैनेजर का, ये प्राइमरी फंक्शन है। और एक और विशेषता बता सकते हैं कि यह भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। नियंत्रण एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया, भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है मतलब क्या है, हमेशा ये भविष्य की तरफ देखेगी कि आप यदि प्रभावी नियंत्रण कर पा रहे हो तो आपकी जो योजना है वो सफल होगी। मतलब पूरी तरीके से ये भविष्य को निर्धारित करने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो देखो ये नियंत्रण की प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। सामान्य सी बात है, ज्यादा कोई जटिल इसमें है नहीं। फिर है नियंत्रण का महत्व, नियंत्रण का महत्व, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला नियंत्रण का महत्व है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है ना। देखो कोई भी संगठन है, सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो उसका लक्ष्य है उसके कितने नजदीक है, उससे कितना वो विचलन बता रहा है, ये सब किससे पता चलता है, नियंत्रण से। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा महत्व है कि संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति में ये सहायक है। अच्छा नियंत्रण रहेगा तो संगठन के जो लक्ष्य रहेंगे उनकी प्राप्ति हो सकेगी, ठीक है ना। दूसरा है मानकों का मूल्यांकन, मानकों का मूल्यांकन, मानकों का मूल्यांकन। मानकों के मूल्यांकन से क्या मतलब है कि देखो कोई भी जो अच्छी नियंत्रण प्रणाली है वो क्या करती है, मानक, एक संगठन है उस संगठन में अच्छी नियंत्रण प्रणाली है तो वो मानकों को तय करती है और मानकों का मूल्यांकन करती है कि वो जो मानक तय किए गए हैं वो सही है या गलत है, हमने जो उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है वो वाकई प्राप्त करने योग्य है या प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो वही कहते हैं कि अच्छे मानकों का निर्धारण करती है और अच्छे मानकों का मूल्यांकन करती है कि वो मूल्यांकन जो हमने जो मानक तैयार किए गए हैं वो सही है या गलत है। फिर है संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। भाई संगठन में जो भी संसाधन लगे हों, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे निर्जीव संसाधन, मशीनरी हो, चाहे आपका धन हो, यदि अच्छा नियंत्रण रहेगा तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा। आप डेली मॉनिटरिंग कर रहे हो ना तो अच्छा उपयोग है, नहीं तो संसाधन का वेस्टेज होगा। पांचवा इसमें बता सकते हैं कि आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता। चौथा पॉइंट है आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता। आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता, आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता का मतलब क्या है कि देखो जब संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा है, ठीक है ना, और नियंत्रण प्रणाली अच्छे से काम कर रही है तो आदेश और अनुशासन मतलब आप अच्छे से नजर रख रहे हो संगठन में कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है तो संगठन में अनुशासन बना रहेगा। संगठन में अनुशासन बना रहेगा, आदेशों का पालन सही ढंग से होगा। तो संगठन में अनुशासन बना रहे और आदेशों का पालन सही ढंग से हो सके इसके लिए जरूरी क्या है, नियंत्रण की एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिए। पांचवा है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। भाई देखो अच्छी नियंत्रण प्रणाली, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका आउटपुट अच्छा पता चल रहा है कि ये भाई नियंत्रण कर रहे हैं ना तो पता चलेगा कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है यहाँ काम खराब हो रहा है। तो जहां अच्छा काम हो रहा होगा वहां आप इंसेंटिव दोगे, उनकी तारीफ करोगे तो कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी। और सबसे आखिरी इसका जो ये है कि ये
कार्य में समन्वय करवाता है, कार्य में समन्वय। भाई देखो, पूरे प्रबंधन, पूरा संगठन है, उस संगठन में क्या है, संगठन के प्रत्येक कार्यों पर नियंत्रण रखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो फिर होगा क्या कि उन सबके बीच जब कोऑर्डिनेशन, समन्वय की बात होगी, अलग अलग विभाग की, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, विक्रय विभाग, इन अलग अलग विभागों में नियंत्रण हो रहा है अच्छे ढंग से, तो फिर क्या है, सभी विभागों में, सभी विभागों को कार्यों में आसानी से समन्वय हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो, ये संगठन के महत्व एवं जो नियंत्रण है, नियंत्रण का महत्व है, और इस नियंत्रण के महत्व के अंतर्गत अपन ने वो सारी बातों को देखा है जो एक प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। देखो, हम नियोजन पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। नियोजन हम पहले पढ़ चुके हो, नियंत्रण हमने अब भी पढ़ लिया, तो लगभग लगभग देखो दोनों चीज पढ़ ली है, अतः हमको दोनों में संबंध बहुत आसानी से पता होना चाहिए कि क्या संबंध है नियोजन एवं नियंत्रण में। ठीक है ना। देखो, हमने नियोजन पहले पढ़ा है, नियोजन में क्या पढ़ा था, प्लानिंग, कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना को ही नियोजन कहा था। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना, बनाई गई योजना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना ही क्या है, नियोजन है। और अब भी अपन ने नियंत्रण की परिभाषा देख ली है। नियंत्रण की परिभाषा में क्या लिखा अपन ने, कि नियंत्रण कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये देखना है कि हमने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो योजना बनाई है, नियंत्रण में ये देखा जाता है कि बनाई गई योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, बनाई गई योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। यही तो अपने नियंत्रण है ना, कि क्या काम हो रहा है, तो वही चेक करना कि योजना के अनुसार, बनाई गई योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। तो देखो, ये नियंत्रण और नियोजन में आपको थोड़ा थोड़ा संबंध समझ आ रहा होगा। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नियोजन और नियंत्रण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। मतलब एक अच्छा होगा तो दूसरा अपने आप अच्छा होगा, और एक खराब है तो दूसरा अपने आप खराब होगा। जो नियोजन है वो दरअसल क्या है, भविष्य के लिए योजना बनाता है, भविष्य के लिए योजना बनाता है, भविष्य के लिए योजना बनाता है। ठीक है ना। और जो नियंत्रण है, नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण ये कर रहा है कि जो योजना का क्रियाकलाप, योजना का क्रियान्वयन सही से हो रहा है या नहीं, क्रियान्वयन सही से हो रहा है या नहीं, वही चेक करना कि जो योजना के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं। मतलब एक शब्द यूज किया गया है कि बिना नियोजन के नियंत्रण नितांत मूर्खता है, नितांत मूर्खता है। बिना नियोजन के नियंत्रण एक नितांत मूर्खता है। मतलब देखो, नियोजन, नियोजन क्या है कि भविष्य के लिए हमने प्लान बना लिया कि अगले एक महीने, एक साल या कल हम क्या क्या करेंगे। सामान्य सा अर्थ ये देखा था ना कि प्लान की, कल दिन भर की प्लानिंग कर ली या कल महीने भर की प्लानिंग कर ली, अपने टाइम टेबल बनानी है पढ़ने के लिए। अब उस टाइम टेबल के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करना नियंत्रण है। तो बस संबंध क्या हो गया दोनों में, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। कि देखो, आपने यदि अच्छा प्लान बनाया है और प्लान के साथ क्या है, आपने नियंत्रण अच्छा किया है, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपका प्लान ही खराब है, मान लो आपने प्लान ही नहीं बनाया, तो नियंत्रण क्या करोगे भाई। नियंत्रण में क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है ना, कि मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा। अब आप
8 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप कहोगे ना कि यार मैं योजना के अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो वो नियंत्रण ही है। ये चेक करना कि आप 8 घंटे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ये नियंत्रण है। लेकिन आपने प्लान ही नहीं बनाया कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, तो फिर नियंत्रण कैसे करोगे? नियंत्रण में तो मूल्यांकन हो रहा है ना कि मैंने जो लक्ष्य बनाया था उसके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने प्लान ही नहीं बनाया ढंग का, आपने लक्ष्य नहीं बनाया, तो नियंत्रण कहां से होगा? दूसरी बात क्या है, आपने प्लान अच्छे से बना लिया लेकिन आप नियंत्रण नहीं कर रहे। आपने प्लान बना लिया, एक योजना बनाई कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो भी काम नहीं चलेगा। तो मतलब कह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि नियोजन अच्छा है तो नियंत्रण अच्छा होगा, नियंत्रण अच्छा है तो नियोजन अपने आप अच्छा ही होगा। एक चीज और याद रखना कि ये जो नियोजन है यह एक आदेशात्मक क्रियाएं हैं, आदेशात्मक प्रक्रिया, आदेशात्मक प्रक्रिया है। आदेशात्मक प्रक्रिया है ना, या तो दूसरे को आदेश दोगे या खुद ही आदेश दोगे कि हम कल क्या करेंगे, अगले 1 महीने में क्या करेंगे, तो ये एक आदेशात्मक प्रक्रिया है। और जो नियंत्रण है ये एक नियोजन एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो देखो ये नियंत्रण और नियोजन में संबंध है, संबंध क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। नियोजन एक आदेशात्मक क्रिया है जबकि नियंत्रण एक क्या है, मूल्यांकन क्रिया है, कि मूल्यांकन करते हैं कि योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है अथवा नहीं। अब हमको इसमें देखना है नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है। नियंत्रण नियोजन में संबंध हो गया। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है, कंट्रोल प्रोसेस किसको कहते हैं। देखो नियंत्रण की प्रक्रिया के मूल रूप से क्या है, 5 चरण बताए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला चरण है निष्पादन मानकों का निर्धारण, निष्पादन मानकों का निर्धारण, निष्पादन मानकों का निर्धारण। दूसरा क्या है, दूसरा है वास्तविक निष्पादन की माप, वास्तविक निष्पादन की माप, वास्तविक निष्पादन की माप। तीसरा मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना, मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना। चौथा है विचलनों का विश्लेषण, विचलनों का विश्लेषण, विचलनों का विश्लेषण। और पांचवा है सुधारात्मक कार्यवाही करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना, ठीक है ना। ये नियंत्रण की प्रक्रिया के 5 चरण हैं। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ लेंगे। 5 चरण बहुत सिंपल है। देखो पहला चरण क्या कह रहे हैं, निष्पादन मानकों का निर्धारण, निष्पादन मानकों का निर्धारण। निष्पादन मानक मतलब समझ रहे हैं, टारगेट। जैसे आप घर बना रहे हो और आपने तय किया कि मैं घर 8 लाख में बना लूंगा, या आप शादी कर रहे हो और तय किया कि 5 लाख में शादी कर लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, निष्पादन मानकों का निर्धारण। तय कर लिया है, आपने योजना बना ली है, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि मेरे को कितना उत्पादन करना है या कितना अपना आउटपुट देना है किसी भी संदर्भ में। जैसे घर का उदाहरण दे दिया कि तय कर लिया 8 लाख में घर बनना। फिर आता है वास्तविक निष्पादन की मांग। ये तो तय किया था कि इतने में घर बना लेंगे, लेकिन जब घर बनाने बैठे तो घर कितने में बना, 12 लाख में। तो ये 12 लाख क्या है, वास्तविक निष्पादन की मांग। ये आपका योजना का था, लक्ष्य था कि 8 लाख में बना देंगे, लेकिन जब घर बनाने बैठे तो घर कितने का बन गया, 12 लाख का। अब 12 लाख का घर बन गया तो अब इन दोनों के बीच तुलना करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मानकों एवं वास्तविक, मतलब ये जो
निष्पादन मानक थे, जितना अपन ने माना था, जितना अपने टारगेट रखा था और जितना अपना वास्तविक था, इन दोनों के बीच तुलना करेंगे कि कितना ज्यादा खर्चा हो गया। तब आप खर्चे का हिसाब लगाओगे, पता चलेगा 4 लाख ज्यादा खर्चा कर दिया। फिर आप क्या करोगे, जब आप 4 लाख ज्यादा खर्च कर दोगे तो विचलनों का विश्लेषण, क्यों 4 लाख ज्यादा खर्च हो गए, वही विचलन। विचलन कितना आया, 4 लाख रुपए का। 8 लाख टारगेट था, 12 लाख में घर बना, जो अंतर आया उसी को विचलन कह रहे हैं। तो अब हम विचलन का विश्लेषण करेंगे कि 4 लाख लग काय में गए, तब आपको पता चलेगा कि ये है। और फिर अंत में है सुधारात्मक कार्रवाई। सुधारात्मक कार्रवाई मतलब क्या है, इन विचलनों को कम करना। अब देखो घर तो एक बार बन गया, ये तो वन टाइम प्रोसेस हो गया, लेकिन प्रबंधन तो डेली हो रहा है ना, उत्पादन तो डेली हो रहा है। तो यहां पर नियंत्रण की प्रक्रिया का यह चरण है कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि भाई किसी संगठन में कितना उत्पादन, मान लो अपन आप संगठन की बात करें हैं कि कितना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वास्तविक भाई डेली का था कि 10 यूनिट उत्पादित करेंगे, लेकिन वास्तविक उत्पादित कितनी हुई, 6 यूनिट। तो दोनों की तुलना करी, तुलना करने पे पता चला कि विचलन कितना आया, 4 यूनिट का। तो फिर सुधार करेंगे कि ये 4 यूनिट अब कम, विचलन कम से कम होना चाहिए। कल कोशिश करेंगे कि विचलन हो ही ना, यदि हो तो 1 आध यूनिट का चल जाएगा। तो ये नियंत्रण की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो देखो घर के उदाहरण से, किसी के भी उदाहरण से आप याद रख लेना कि नियंत्रण की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, ठीक है ना। फिर नियंत्रण की प्रक्रिया के बाद है नियंत्रण की तकनीक। प्रोसेस हो गई। अब प्रोसेस के बाद देखते हैं नियंत्रण की तकनीक कौन कौन सी है। नियंत्रण की तकनीकें, नियंत्रण की तकनीकें, नियंत्रण की प्रक्रिया हो गई। अब देखते हैं नियंत्रण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। और देखो नियंत्रण की जो तकनीक मतलब कौन कौन से तरीकों से नियंत्रण करते हैं, तरीके भी पूछे या तकनीक पूछे, बात एक ही है। 2 टाइप की तकनीकें होती हैं, एक को कहते हैं पारंपरिक तकनीकें, पारंपरिक तकनीकें, और दूसरी है आधुनिक तकनीकें, आधुनिक तकनीकें। पारंपरिक तकनीकें और दूसरी है आधुनिक तकनीकें। पहले पारंपरिक तकनीकों को देख लेते हैं, फिर आधुनिक तकनीकों को देखेंगे। तो देखो नाम से स्पष्ट है कि आपसे अलग से पूछा जाएगा कि प्रबंधकीय नियंत्रण की पारिवारिक तकनीकों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही हल करना है अपन को। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पारंपरिक या नियंत्रण की पारंपरिक तकनीकों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। तो आपको यदि पता होगा कि कौन कौन सी तकनीक है, और यदि कठिन क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर इसके अंदर से पूछ लेगा कि ये जो अनुपात विश्लेषण पद्धति क्या होती है, वो कठिन हो जाएगा। लेकिन सिंपल तो आपको याद तो करनी है कि कौन कौन सी तकनीकें होती हैं इसके अंतर्गत। तो देखो जो पारंपरिक तकनीकें हैं, पारंपरिक तकनीकें नाम से ही ट्रेडिशनल, मतलब ऐसी तकनीक जिनका उपयोग पहले से होते आ रहा, सदा से होते आ रहा है। प्रबंधन में इस तकनीक का उपयोग बहुत समय से पहले हो रहा। आधुनिक मतलब मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी, तो ये पहले से सदा से चली आ रही है और वो मॉडर्न डेज की पैदाइश है, ठीक है ना। तो देखो पारंपरिक तकनीकों में कौन कौन सी तकनीक है। पारंपरिक तकनीकों में एक तकनीक है जिसको कहते हैं व्यक्तिगत अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन। दूसरा है सांख्यिकीय प्रतिवेदन, सांख्यिकीय प्रतिवेदन, सांख्यिकीय प्रतिवेदन। फिर चौथा है बिना लाभ हानि, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, व्यापार विश्लेषण। और चौथी तकनीक है बजटीय नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण, ठीक है ना। ये पारंपरिक तकनीक के तहत इतनी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम नियंत्रण की तकनीक देख रहे हैं। नियंत्रण की तकनीक मतलब नियंत्रण किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो नियंत्रण में 2 टाइप की तकनीकें हैं, एक पारंपरिक है, आधुनिक। ये परंपरागत रूप से हो रही है। देखो नियंत्रण का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि नियंत्रण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है वो लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं, मतलब मूल्यांकन करना उसका कि जो काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको जांचने की जो तकनीक है उन्हीं को हम नियंत्रण की तकनीक कह रहे हैं। अब देखो पारंपरिक तकनीक बिल्कुल ट्रेडिशनल है, हम सब इनका उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले एक व्यक्तिगत अवलोकन, ये बहुत सिंपल सी तकनीक है व्यक्तिगत अवलोकन।
मतलब आप किसी संगठन में नियंत्रण रख रहे हो या कर्मचारियों पर नियंत्रण रख रहे हो, उसी की छाती पर खड़े हो, उसी के सामने खड़े हो कि तू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्यक्तिगत अवलोकन बहुत ट्रेडिशनल तरीका, पहले जमाने में भी होता था कि मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा जाता था, वो डंडा लेके खड़ा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। माँ बाप आपकी छाती पे खड़े हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खुद ही व्यक्तिगत अवलोकन, आंखों से देख रहे हैं। अब ये वर्तमान में बदल गया है, अब प्रबंधन के पास इतना समय नहीं कि एक आदमी को देखे, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, एक सीसीटीवी कैमरा ने हजारों लोगों पर निगरानी एक साथ रख ली है, तो वो तरीका बदल गया है, लेकिन है तो वो। अब देखो सीसीटीवी कैमरा भी व्यक्तिगत अवलोकन के अंतर्गत ही आएगा, सीसीटीवी कैमरा भी व्यक्तिगत अवलोकन के अंतर आएगा, क्योंकि इस पर नजर रखी जा रही है पर्सन टू पर्सन की व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह है व्यक्तिगत अवलोकन। फिर दूसरा है सांख्यिकीय प्रतिवेदन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रबंधन में आपने जो भी उत्पादन किया उसका औसत, उसका अनुपात, उसका चार्ट तैयार करेंगे, उसका ग्राफ तैयार करेंगे और उसके आधार पर निष्पादन करेंगे। मतलब क्या है ना कि जो भी प्रबंधन के अंतर्गत कार्य हुआ उसमें का बताया जाएगा कि इतनी यूनिट का उत्पादन हुआ, डेली इतनी यूनिट का होता है, होना इतना चाहिए, ऑन एन एवरेज इतना है, इस व्यक्ति का एवरेज इतना है, इस व्यक्ति का एवरेज इतना है। उसको पूरा प्रबंधकीय चार्ट के माध्यम से, सांख्यिकी चार्ट, एक प्रतिवेदन बनाया जाएगा जिसमें क्या है अलग अलग आंकड़ों को बताया जाएगा और फिर इसके आधार पर नियंत्रण किया जाएगा, तो इसको कहेंगे सांख्यिकीय प्रतिवेदन नियंत्रण। फिर चौथा क्या है, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण। बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण मतलब क्या है कि देखो, आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी एक क्या है, स्थायी लागत होती है। स्थायी लागत, स्थायी लागत मतलब समझ रहे हैं ना कि जो किसी भी स्थिति में बदलेगी, इतना तो लगना ही है, परमानेंट कॉस्ट, स्थायी लागत होती है, ठीक है ना। फिर उसका वस्तु का विक्रय मूल्य जितना है, विक्रय मूल्य माइनस परिवर्तन लागत, ये एक फॉर्मूला है जो इसको बताता है परिवर्तन लागत। परिवर्तन लागत देखो, एक तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ना तो लाभ करना है और ना हानि करना है, इस आधार पे व्यापार का विश्लेषण करना है। तो बिना लाभ हानि का व्यापार विश्लेषण करने के लिए ये फॉर्मूला बताया गया है, स्थायी लागत बटे विक्रय मूल्य माइनस परिवर्तन लागत। मान लो क्या है, स्थायी लागत किसी वस्तु की मान लो 5,000 रुपए है, किसी वस्तु की स्थायी लागत 5,000 रुपए है कि इस वस्तु का निर्माण करने में 5,000 तो रुपए लग ही रहा है, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए में से हम क्या है, परिवर्तन की लागत घटाएंगे। अब परिवर्तन लागत क्या होती है, जो चेंज होते रहती है, जैसे बिजली का बिल कभी ज्यादा आया कभी कम आया, मजदूरी बढ़ गई घट गई, ये परिवर्तन लागत होती है। तो इस विक्रय मूल्य में से परिवर्तन लागत को घटाओ। मान लो परिवर्तन लागत 5,000 रुपए है, ठीक है ना, तो कितना, 5,000 ऊपर है, 10 में से 5 जाएगा तो 5,000 बटे 5,000, ये होगा आपका बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण। मतलब क्या है, व्यापार विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा विश्लेषण करना कि हमको यह पता करना है कि हम जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक स्थिति ऐसी हो कि ना तो हमको लाभ हो रहा है, मतलब एक बिंदु, उस बिंदु को पता करना है कि इस बिंदु तक आकर हमको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। मतलब क्या है कि जैसे आप डेली 10 यूनिट का उत्पादन कर रहे हो, आप एक अंदाजा लगाओगे कि 10 यूनिट में से 1 यूनिट इतने की बिकी और टोटल खर्चा निकाल दोगे, तब पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना तो अपन को पाना ही है, इससे कम करेंगे तो घाटा हो जाएगा। तो वही बिंदु का पता लगाना है बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, ठीक है ना। और चौथा है बजटीय नियंत्रण। ये भी बहुत सिंपल है, बजटीय नियंत्रण, पहले बजट बना दिया, इस काम के लिए इतना बजट है, उसी के आधार पर पैसा आवंटित किया जाएगा और फिर कितना खर्चा हुआ उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये बजटीय नियंत्रण मतलब बजट आवंटन, हर चीज के लिए अलग अलग बजट का आवंटन कर देना ही बजटीय नियंत्रण है, ठीक है ना। तो देखो ये 4 तरीके से पारंपरिक रूप से नियंत्रण किया जाता था, व्यक्तिगत अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन के बाद सांख्यिकी प्रतिवेदन, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण और बजटीय नियंत्रण। अब देखते हैं कुछ आधुनिक पद्धतियां जिनका उपयोग करके नियंत्रण किया जा रहा है, नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीकें, नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीक मतलब क्या है, मॉडर्न डेज में जो प्रबंधन में जिन तकनीकों का उपयोग हो रहा है, इसमें सबसे पहली है निवेश पर प्रत्यय। निवेश पर प्रत्यय, निवेश पर प्रत्यय सबसे पहली आधुनिक तकनीक है, निवेश पर प्रत्यय। निवेश पर प्रत्यय अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझा जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर प्रत्यय। सबसे पहले ये पता किया जाता है कि हमको निवेश पर प्रत्यय, हमने जितना पैसा लगाया है उस पैसे पर हमको कितना लाभ हो रहा है। हमने जितना इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्ट से हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, लाभ नहीं, मतलब आउटपुट कह रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए लगाया है तो हमको 15,000 रुपए महीने के प्राप्त हो रहे हैं। ये आपका प्रत्यय है। 15,000 क्या है? आपका प्रत्यय है। तो देखो, इसको भी एक सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है जिसको कहते हैं निवल आय। निवल आय बटे विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी, निवल आय बटे विनियोजित पूंजी। देखो कहना क्या चाह रहे, निवल आय टोटल कितनी आय हुई आपकी, आपका जो विक्रय सब बेच बाच के आपको कितना पैसा मिला, वो हो गई आपकी निवल आय। और निवेशित पूंजी, मान लो आपकी निवल आय कितनी है, 1,15,000 रुपए या 1,10,000 रुपए है, और विनियोजित पूंजी कितनी है, 1,00,000 रुपए। इन दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, वही हो जाएगा निवेश पे प्रत्यय। 1,00,000 1,15,000 का मतलब 15%। मतलब यहां पे सीधा बोला जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। तो देखो, इसके आधार पे आपको अंदाजा लगाएगा कि यार आपने सोचा था 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 20-25,000 रुपए महीना मिलेगा। मतलब आपने ये सोचा था कि इन्वेस्ट ऑन रिटर्न कम से कम 25% होना चाहिए, लेकिन जब आपने कैलकुलेशन किया तो कितना आया, 15%। तब आप फिर से सोचोगे कि हमने को और निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आधुनिक तकनीक है जिसमें सबसे पहले पता किया जाता है निवेश प्रत्यय। निवेश पर प्रत्यय मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है या नहीं, मतलब जो हमने टारगेट किया था उतना है या उससे कम है। ठीक है ना। दूसरा जो तरीका होता है उसको कहते हैं अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण होता है कि देखो, प्रबंधन में या व्यापार में जो भी हम काम कर रहे हैं सबका रेशो पता करना, सबका अनुपात पता करना। मतलब क्या है, हर चीज का एक रेशो बना लिया जाता है कि हम इतना पैसा लगाएंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, मजदूरी में इतना पैसा जाना चाहिए तो इतना रिटर्न मिलेगा। हर चीज का रेशो, उसी को कहते हैं अनुपात विश्लेषण। अब देखो, इस अनुपात विश्लेषण में अलग अलग चीजों का रेशो निकाला जाता है, जिसमें से एक सबसे पहले होता है जिसको कहते हैं तरलता अनुपात। एक अनुपात निकाला जाता है तरलता अनुपात। देखो, अनुपात विश्लेषण में मतलब यह है कि हर चीज का रेशो, अनुपात निकाला जाता है। अब किन उदाहरण के रूप में बताएंगे, क्या है, तरलता अनुपात। जैसे एक निकाला जाता है तरलता अनुपात। तरलता अनुपात क्या होता है कि तरलता अनुपात में इस चीज का पता लगाया जाता है कि हमारी जो अल्पकालीन ऋण चुकाने की क्षमता, अल्पकालीन ऋण चुकाने की क्षमता, अल्पकालीन ऋण चुकाने की क्षमता। देखो, कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, वो क्या है, ऋण लेती है। ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालिक होता है, एक अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, जो उसको जल्दी चुकाना है। तो यहां पर क्या है, तरलता अनुपात में, लिक्विडिटी रेशो में यह देखा जाता है कि हम अपनी जो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में हमने जो शॉर्ट टर्म का लोन लिया है उसको चुकाने की हमारी क्षमता कितनी है, हम कितनी जल्दी से जल्दी उनको चुका सकते हैं। तो एक ये रेशो निकाला जाता है, अल्पकालीन ऋण चुकाने की क्षमता। दूसरा अनुपात इसमें क्या देखा जाता है, दूसरा एक अनुपात होता है जिसको कहते हैं शोधन क्षमता। शोधन क्षमता, शोधन क्षमता, शोधन क्षमता क्या है, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं कि दीर्घकालीन, ये अल्पकालीन था, ये क्या है, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच, शोधन क्षमता की जांच।
जो हमने लॉन्ग टर्म का लोन लेके रखा है, हमने डेब्ट है हमारे ऊपर, हमने ऋण पत्र बेचे हैं, तो जो दीर्घकालीन के लोन है उनको चुकाने की हमारी क्षमता कितनी, उसका रेशो पता किया जाता है। जो तीसरा जो इसमें अनुपात विश्लेषण किया जाता है वो होता है लाभदायक अनुपात। लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता का अनुपात क्या है कि लाभ की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, लाभ की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, लाभ की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, लाभ की स्थिति मतलब समझ रहे हैं ना कि ये चेक किया जाता है कि हमने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसमें हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। अलग अलग होता है, सकल लाभ, शुद्ध लाभ, टोटल हमारा देखा जाता है लाभ कितना है, तो ये क्या हो जाता है लाभदायकता अनुपात। चौथा एक अनुपात निकाला जाता है जिसको कहते हैं आवर्त अनुपात। आवर्त अनुपात। आवर्त अनुपात में देखा जाता है कि व्यवसाय में लगी संपत्तियों, व्यवसाय में लगी संपत्तियों का कितनी कार्य कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। व्यवसाय में लगी संपत्तियों का कितनी कार्य कुशलता, एफिशिएंसी, कितनी कार्य कुशलता से उपयोग कर रहे हैं, तो ये आवर्त अनुपात कहलाता है। ठीक है ना। टर्नओवर रेशो, हमने जो टोटल हमारी संपत्ति है उस संपत्ति में कितना कार्य कुशलता से काम हो रहा है, हमारी कितनी कार्य कुशलता से काम किया जा रहा है, यह कहलाता है आपका आवर्त अनुपात। ठीक है ना। तो देखो ये आधुनिक जो नियंत्रण की तकनीक है, एक हमने देख लिया निवेश पे प्रत्यय, और दूसरा क्या है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण में अलग अलग अनुपात निकाले जाते हैं, बहुत सारे अनुपात, हर चीज का रेशो निकाला जाता है, और रेशो निकाल कर कितनी देनदारी है, कितना लाभ है, कितना प्रॉफिट है, कितना हमारी कार्य कुशलता है, सारी चीजों का अनुपात निकाला जाता है। तीसरी जो तकनीक होती है उसको कहते हैं उत्तरदायी लेखांकन। उत्तरदायित्व, ऐसा लिखना, उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन का मतलब क्या है कि ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। भाई पूरा संगठन है, संगठन के अलग अलग विभाग हैं, प्रत्येक विभाग का ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट की, आपको जो पैसा दिया गया था, आपने जो काम किया था, उसका लिखा पढ़ी ऑडिट करना। प्रत्येक विभाग, प्रत्येक संगठन का इसमें ऑडिट करना मतलब क्या है, प्रत्येक विभाग, संगठन का लेखांकन, ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब समझ रहे ना कि जांच पड़ताल करना कि वो सही ढंग से उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उनने निभाई है या नहीं है। अब देखो ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे सबसे एक पहला होता है लागत केंद्र। लागत केंद्र, लागत केंद्र का मतलब है कॉस्ट सेंटर, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई भी संगठन में जो लागत है, लागत पर होने वाले व्यय के लिए जिम्मेदार। देखो उत्तरदायित्व लेखांकन में हो क्या रहा है, हमने देखा है कि संगठन को अलग अलग विभागों में बांट दिया कि ये उत्पादन विभाग है, ये विपणन विभाग है, ये विक्रय विभाग है, ये लागत विभाग है। एक एक विभाग का एक एक हेड नियुक्त कर दिया। अब उस हेड से उस विभाग प्रमुख का ही लेखांकन हो रहा, उससे पूछा जा रहा है। तो जैसे लागत केंद्र, तो एक डिपार्टमेंट है जिसको हम उत्पादन विभाग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उत्पादन विभाग। इसका ऑडिट किया जाएगा, इसका ऑडिट किया जाएगा कि जो उत्पादन की कॉस्ट है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। दूसरा क्या होता है, आगम केंद्र, इनपुट, आगम केंद्र। आगम केंद्र मतलब क्या है, वस्तु की बिक्री से आय, वस्तु की बिक्री से आय, इनपुट मतलब जो इनकम हुई है वो देखा जाएगा। तो बताए ना आगम केंद्र, एक विक्रय विभाग का प्रमुख होगा, उसका ऑडिट किया जाएगा। तीसरा है लाभ केंद्र। लाभ केंद्र,
लाभ केंद्र मतलब क्या है, आपकी लागत और आगम, कितनी की बिक्री करी और कितना लागत आया, इसकी लेखांकन किया जाएगा लाभ केंद्र के अंतर्गत। चौथा है विनियोग केंद्र। विनियोग केंद्र का मतलब क्या है कि जितना हमने निवेश किया, किए गए निवेश की जानकारी, किए गए निवेश की जानकारी, कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जानकारी विनियोग केंद्र। तो देखो ये उत्तरदायित्व लेखांकन है। उत्तरदायित्व लेखांकन में अलग अलग विभाग की अलग अलग ऑडिटिंग होती है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया लागत केंद्र में उत्पादन विभाग की ऑडिटिंग होगी। आगम केंद्र में वस्तु की विक्रय से कितनी आय हुई उसकी ऑडिट की जाएगी। लाभ केंद्र में लागत और आगम दोनों का लिखा पढ़ी होगी। और विनियोग केंद्र में कितना इन्वेस्ट किया गया है इसकी जांच होगी, इसका लेखांकन किया जाएगा, अकाउंटिंग। ठीक है ना। देखो मतलब यहां पे उत्तरदायित्व लेखांकन में मतलब क्या हो रहा है कि ये अकाउंटिंग है, लिखा पढ़ी। अब इसके बाद जो अगला आधुनिक तकनीक आती है वो है ऑडिट। हालांकि दोनों को एक ही साथ हम पढ़ते हैं, अकाउंट एंड ऑडिट। अकाउंट एंड ऑडिट। अकाउंट में मतलब क्या है, लिखा पढ़ी करना, लिखा पढ़ी। और ऑडिट में मतलब क्या है, हिसाब किताब लेना। तो देखो लागत केंद्र, आगम केंद्र, लाभ केंद्र, विनियोग केंद्र, इन सबकी अलग अलग लिखा पढ़ी होगी। जब अलग अलग लिखा पढ़ी होगी तो उसी को कहते हैं हम उत्तरदायित्व लेखांकन। और जब उत्तरदायित्व लेखांकन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो किया जाता है उसको कहते हैं प्रबंध अंकेक्षण। चौथा, प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण के मतलब क्या होता है, ये देखा जाता है, आपने उत्तरदायित्व लेखांकन कर लिया, आपने सारा लिखा पढ़ी कर ली। अब इस लिखा पढ़ी के बाद ये देखा जाएगा कि हमने जो खर्चा किया है वो सही है या नहीं। खर्चे की समीक्षा की जाएगी। उत्पादन केंद्र के, लागत केंद्र के, विक्रय केंद्र की, सबके अपने अपने खर्चे हैं, उन खर्चों की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई कमी होगी तो उसमें सुधार की बात की जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ये आधुनिक तकनीक का ही एक है, उत्तरदायित्व लेखांकन और प्रबंधन अंकेक्षण दोनों साथ साथ ही होता है, दोनों साथ साथ ही होता है, अकाउंट एंड ऑडिटिंग। अब ये विभाग के ऊपर है कि अकाउंट और ऑडिट कई बार एक ही व्यक्ति होता है, कई बार अलग अलग व्यक्ति होते हैं अकाउंट एंड ऑडिट करने वाले। और जो इसमें अंतिम तकनीक है नियंत्रण की वो है पुनरावलोकन तकनीक, पांचवी, पुनरावलोकन तकनीक और आलोचनात्मक उपाय प्रणाली। आलोचनात्मक उपाय प्रणाली, पुनरावलोकन तकनीक एवं आलोचनात्मक प्रणाली। ठीक है ना। अब देखो पुनरावलोकन तकनीक मतलब वही समीक्षा करना, रिव्यू, इसको कहते हैं PERT। रिव्यू टेक्निक। रिव्यू टेक्निक मतलब क्या है कि हम पूरी जो प्रबंधन के जो लिखा पढ़ी हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसका पुनरावलोकन करेंगे, रिव्यू करेंगे एक बार कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। और फिर क्या है, आलोचनात्मक उपाय प्रणाली। इसके तहत क्या है, जो पूरी प्रबंधन की प्रणाली है उसके प्रत्येक विभाग की अलग से जांच करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे और फिर उसका क्रिटिसिज्म किया जाएगा कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। और अंतिम आधुनिक तकनीक में आती है प्रबंध सूचना प्रणाली। प्रबंध सूचना प्रणाली। प्रबंध सूचना प्रणाली। प्रबंध सूचना प्रणाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। मतलब क्या है, विभाग में कंप्यूटर लगे हैं, कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हैं, एक विभाग की जानकारी दूसरे विभाग को, दूसरे विभाग की जानकारी तीसरे विभाग को, जो मैनेजमेंट है वो सारे विभागों पे एक साथ नजर रख पा रहा है। तो वही क्या है, प्रबंधन सूचना प्रणाली में मॉडर्न डेज में जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग हो रही है उसके माध्यम से आपके प्रबंधन में क्या व्यवस्था की गई है, तो वही प्रबंधन सूचना प्रणाली कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो ये मैनेजमेंट के अंतर्गत नियंत्रण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।